हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। लास्ट वाले वीडियो में हमने हाइब्रिडाइजेशन तक के टॉपिक को कंप्लीट किया हुआ है और मैंने आपको हाइब्रिडाइजेशन में उसके तीनों मेथड्स को बताए हुए हैं विद एग्जांपल्स। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट की जगह इम्प्रूवमेंट लिख दिया था, तो वो आप करेक्शन कर लेंगे, उससे अदरवाइज़ नहीं लेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तो इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जो भी क्रॉप या फिर जो आप फसल उगाते हैं उसका जो प्रोडक्शन होता है उसका मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, या फिर कौन से ऐसे मेथड्स होते हैं जिसकी वजह से जो क्रॉप का प्रोडक्शन होता है वो बढ़ाया जा सकता है, उसे हम किस तरह से उसके केयर कर सकते हैं। तो क्रॉप की प्रोडक्शन अच्छी तभी होगी जब आप उसमें इनपुट जो है अपना वो अच्छा देते हैं, या फिर आपके पास जो लैंड है वो बड़ी है। तो ये एक चीज़ होती है कि आपको लैंड चाहिए होता है, साथ ही आपके पास इनपुट होना चाहिए कि आप उसमें जो भी ऐसे जो आप उसमें लगा रहे हैं वो आपके पास होना चाहिए, ताकि आप अपने लैंड का सही यूज़ कर सके क्रॉप के प्रोडक्शन में। इसके साथ ही हमने वैरायटी इम्प्रूवमेंट पे डिस्कशन किया हुआ है। तो क्रॉप जब भी हम लगाया जाता है या क्रॉप उगाने के टाइम पे ये डिसाइड किया जाता है कि उसकी कौन सी वैरायटी आपको लेनी है, कौन सी वैरायटी लेने से आपका प्रोडक्शन हाई होगा। तो फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया है कि उसकी जो वैरायटी है वो हमने सेलेक्ट कर ली है। इसके बाद बारी आती है कि उसका प्रोडक्शन कैसे और ज़्यादा हम बढ़ा सकते हैं, या फिर उसे हम किस तरह की केयर कर सकते हैं। इंडिया एक एग्रीकल्चर पर डिपेंड कंट्री है और जितने भी यहाँ पे पॉपुलेशन प्रेजेंट है वो फार्मिंग पर डिपेंड करती है। जो फार्मर्स होते हैं उनके पास जो लैंड है, या वो छोटी हो सकती है या बड़ी, सभी उन पे अपना इनपुट लगाते हैं और जो भी आउटपुट उनका होता है क्रॉप का प्रोडक्शन वो उसका मैनेजमेंट करते हैं। किस तरह से उसमें कौन सी टेक्निक यूज़ की जाती है, कौन सी टेक्नोलॉजीज़ लगाई जाती है, ये डिपेंड करता है कि उनके पास कितनी ज़्यादा इनपुट है। अगर आपकी इनपुट ज़्यादा होगी तो आपका जो प्रोडक्शन है वो ज़्यादा हो सकेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे। जो पहले एनसीईआरटी की लाइन है कि इंडिया इज़ अ एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री। तो जो हमारी इंडिया है वो एग्रीकल्चर पे बेस्ड कंट्री है, जितनी पॉपुलेशन है वो इसी पे निर्भर करती है। नेक्स्ट है फार्मिंग रेंजेस फ्रॉम स्मॉल टू लार्ज फार्म्स। तो जो हमारी फार्मिंग है वो उसका जो रेंज है वो स्मॉल से लेकर लार्ज तक हो सकता है कि एक स्मॉल लैंड हो या आपके पास, या फिर जो प्रोडक्शन हो वो स्मॉल हो या फिर लार्ज, इसके बीच ही जो हमारा रेंज है वो होता है फार्मिंग का। नेक्स्ट है मनी और फाइनेंशियल कंडीशंस अलाउ फार्मर्स टू टेक अप डिफरेंट फार्मिंग प्रैक्टिसेस एंड एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़। तो जो मनी होती है और जो हमारी फाइनेंशियल कंडीशंस है ये अलाउ करती है किसी भी फार्मर्स को कि वो किस तरह के टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करेंगे और जो हमारी प्रोडक्शन होगी वो कैसी होगी। अगर जो फार्मर्स है उनके पास अच्छी इनपुट है तो वो जो आउटपुट देंगे वो भी अच्छा होगा, यानी जो क्रॉप से आउटपुट होगा वो भी अच्छा होगा। साथ ही ये भी डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ करते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें होती है, फाइनेंशियल कंडीशंस, ये पूरी तरह से बताता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी फार्मिंग प्रैक्टिस कैसी होगी, या फिर एग्रीकल्चर जो टेक्नोलॉजीज़ लगाई जाती है वो कर सकते हैं या फिर नहीं। तो अगर इनपुट ज़्यादा होगा तो हमें जो आउटपुट मिलेगा वो भी ज़्यादा होगा फार्मिंग से। तो ये चीज़ें यहाँ पे एक कंडीशन लग जाती है कि मनी आपकी पूरी तरह से डिपेंड करती है कि जो फार्मर्स होते हैं उनके पास कितनी मनी है, तो वो किस तरह से उसे यूज़ करेंगे अपने लैंड पे। देन है देयर इज़ कोरिलेशन बिटवीन हायर इनपुट एंड यील्ड। तो यहाँ पे ये कहा गया है कि कोरिलेशन बनता है यहाँ पे, जो हायर इनपुट होती है या फिर जो यील्ड हम कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे पे क्या होती है, ये कोरिलेट करती है। क्योंकि अगर जो हमारा इनपुट होगा वो ज़्यादा हो, इनपुट अगर हम ज़्यादा देते हैं तो यील्ड भी हमारा क्या होगा, ये ज़्यादा होगा। तो ये आपस में कोरिलेट करते हैं कि इनपुट ज़्यादा तो हमारा जो यील्ड होगा क्रॉप से वो भी ज़्यादा होगा। Thus, farmers' purchasing capacity for input decides cropping system and production practices। इसीलिए क्या होता है कि जो फार्मर्स होते हैं उनकी कैपेसिटी जो होती है वो डिसाइड करती है जो एग्रोनॉमिक जो हमारे सिस्टम है, क्रॉपिंग सिस्टम है, उसमें किस तरह से वो अपना कैपेसिटी रखते हैं जो फार्मर्स होते हैं उनका। तो जो क्रॉपिंग सिस्टम है हमारा और प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस, तो ये पूरी तरह से डिसाइड होता है किससे, कि जो फार्मर्स है वो कितनी ज़्यादा इनपुट यहाँ पे देंगे तो हमें किस तरह के आउटकम्स मिलेंगे, या फिर जो आउटपुट होता है वो किस तरह से आएंगे। तो जो फार्मर्स परचेसिंग कैपेसिटी है यही डिसाइड करेगा कि जो क्रॉपिंग सिस्टम है वो कैसी होगी, या फिर प्रोडक्शन जो प्रैक्टिसेस है वो कैसे होंगे।
तो ये चीज़ें होती है कि अगर फार्मर्स जो होते हैं हमारे, उनके पास इनपुट अच्छा हो तभी जाके जो हमारी टेक्नोलॉजीज़ है वो यूज़ हो सकती है, या फिर जितनी भी हमारी एग्रोनॉमिकल जो सिस्टम है, जो हमारी क्रॉपिंग सिस्टम है, वो कैसी मतलब किस तरह से जो फार्मर्स है वो यूज़ करते हैं। तो इनपुट जो होता है ये हमारे ईल्ड को डिसाइड करता है। तो इतनी सारी चीज़ें हमने यहाँ तक देखी। अब हम देखेंगे कि जो ये जितनी प्रैक्टिसेस है ये किस तरह से जो होती है ये डिफरेंट लेवल पे काम करती है। देयर फॉर प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस कैन बी डिफरेंट लेवल। तो जो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस है हमारी वो यहाँ पे डिफरेंट लेवल पे कैसे काम करती है। तो इनपुट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे देखते हैं कि जो फार्मर्स है उनके पास उनकी इनपुट कैसी है। तो पहला हो जाता है हमारा नो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि कोई भी आपको कॉस्ट नहीं लगाना होता है, उस टाइप का प्रोडक्शन होता है नो कॉस्ट प्रोडक्शन। दूसरा होता है लो कॉस्ट प्रोडक्शन, जिसमें कि जो प्रोडक्शन होगा वो लो कॉस्ट पे होगा। उसके बाद से हाई कॉस्ट प्रोडक्शन। तो हाई कॉस्ट में कि आप ज़्यादा इनपुट देते हैं तो आपका जो प्रोडक्शन है वो हाई कॉस्ट के अकॉर्डिंग होगा, यानी कि जो आपका आउटपुट होगा वो भी ज़्यादा होगा। तो ये 3 टाइप की यहाँ पे हम देखते हैं कि ये प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस होते हैं। एक होता है नो कॉस्ट, फिर लो कॉस्ट, और होता है तीसरा हमारा हाई कॉस्ट। तो ये 3 टाइप के हमारे यहाँ पे हो प्रोडक्शन प्रैक्टिसेस। नेक्स्ट हम देखते हैं न्यूट्रिएंट। तो न्यूट्रिएंट जो होते हैं इसकी रिक्वायरमेंट क्यों होती है। जब भी हम कोई फार्मिंग करते हैं या फिर क्रॉप वगैरह लगाते हैं तो उनको रिक्वायरमेंट होती है कि वो उन्हें भी न्यूट्रिएंट चाहिए होता है। जैसे कि जो हमारी बॉडी है उसे न्यूट्रिएंट चाहिए होता है नॉर्मल बॉडी ग्रोथ के लिए। तो इसके लिए जो हमारे प्लांट है उन्हें भी न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट होती है। हमारी जो बॉडी होती है उसे एयर चाहिए होता है, वाटर चाहिए होता है, फूड चाहिए होता है, तभी जाके जो हमारी बॉडी होती है वो प्रॉपर वर्क करती है और बॉडी का जो है डेवलपमेंट इसी से डिसाइड किया जाता है। ठीक उसी तरह से प्लांट में भी क्या होगा कि इसे न्यूट्रिएंट की यहाँ पे रिक्वायरमेंट होती है। सो प्लांट रिक्वायर न्यूट्रिएंट्स फॉर ग्रोथ। तो इसके हम कुछ सोर्स देखेंगे, सोर्स ऑफ न्यूट्रिएंट सप्लाई। तो किन सोर्स से हमें न्यूट्रिएंट मिल सकता है प्लांट्स के लिए। पहले सोर्स की अगर हम बात करें तो ये होता है एयर। तो एयर से हमें क्या क्या मिल सकता है, कार्बन मिलेगा, ऑक्सीजन। बिकॉज जो हमारी एयर होती है मैक्सिमम जो हम इनहेल करते हैं वो होती है ऑक्सीजन, और जो हम एक्सहेल करते हैं वो होती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसीलिए एयर का यहाँ पे हम कार्बन और ऑक्सीजन लेते हैं, और जो वाटर हो गया हमारा दूसरा सोर्स हो जाता है, इससे हमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेगा। बिकॉज जो वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो बना होता है H2O से। सो H2O से हमें क्या मिलेगा, ये जब ब्रेक करेगा तो हमें एक हाइड्रोजन देगा और ऑक्सीजन। तो वाटर जो है ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन देता है प्लांट के डेवलपमेंट और ग्रोथ के लिए। तो एयर और वाटर से मिलनी हमें ये मिलते हैं कार्बन ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन ऑक्सीजन। उसके बाद से हम बात करें सॉइल की, तो जो प्लांट होते हैं वो सॉइल में ही ग्रो करते हैं। तो सॉइल जो हमारी होती है वो भी उनके पास न्यूट्रिएंट प्रेजेंट होते हैं नेचुरली। तो वो क्या करेंगे, सॉइल जो होंगे वो सप्लाई करेंगे प्लांट को न्यूट्रिएंट। तो जो रूट होती है प्लांट की वो न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करती है, जिसकी वजह से प्लांट को क्या होता है कि न्यूट्रिएंट मिलता है सॉइल से। तो सॉइल से हमें टोटल कितने न्यूट्रिएंट मिलेंगे, ये होते हैं 13 न्यूट्रिएंट। तो यहाँ पे हमें 13 न्यूट्रिएंट मिलते हैं सॉइल से। तो ये जो होते हैं न्यूट्रिएंट, तो ये हमारे डिवाइड किए जाते हैं 2 टाइप्स में। ये देखा जाता है कि कौन से हमारे न्यूट्रिएंट जो है वो लार्ज अमाउंट में चाहिए होते हैं और कौन से हमें कम अमाउंट में चाहिए होते हैं। उसके बेसिस पे यहाँ पे हम 2 टाइप के न्यूट्रिएंट देखेंगे। पहला होगा मैक्रो न्यूट्रिएंट और दूसरा होगा माइक्रो न्यूट्रिएंट। तो अगर पहले की बात करें मैक्रो न्यूट्रिएंट की, तो ये क्या होगा, न्यूट्रिएंट्स विच आर रिक्वायर्ड इन लार्ज अमाउंट। इसकी रिक्वायरमेंट होगी लार्ज अमाउंट में। तो जो लार्ज अमाउंट में न्यूट्रिएंट चाहिए होते हैं प्लांट्स को, उसे हम मैक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। और जो न्यूट्रिएंट जो होते हैं वे आर रिक्वायर्ड इन स्मॉल अमाउंट। जो स्मॉल अमाउंट में यहाँ पे रिक्वायर होंगे उसे हम माइक्रो न्यूट्रिएंट कहते हैं। तो इसके कुछ यहाँ पे लिखे हुए जितने भी यहाँ पे 13 न्यूट्रिएंट थे, उनमें से हम एक साइड देखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट कौन से होंगे और माइक्रो न्यूट्रिएंट यहाँ पे कौन से होंगे। तो इसमें आ जाता है मैक्रो में नाइट्रोजन, पोटासियम, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड सल्फर। तो ये जो 6 हमारे मैक्रो न्यूट्रिएंट हो जाते हैं, 1 2 3 4 5 एंड 6। तो ये हमारे टोटल 6 जो है यहाँ पे आपको दिखेंगे मैक्रो न्यूट्रिएंट। तो इनका रिक्वायरमेंट होता है लार्ज अमाउंट में प्लांट को। अगर हम माइक्रो न्यूट्रिएंट की बात करें तो इसमें हम देखते हैं आयरन, मैंगनीज, बोरोन, जिंक, कॉपर, मॉलिब्डेनम एंड क्लोरीन। तो ये हमारे होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट, मीन्स कि ये स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर होते हैं प्लांट को। तो ये टोटल होते हैं 7। तो 7 माइक्रो न्यूट्रिएंट होंगे
और 6 जो होते हैं वो मैक्रो होते हैं। इन दोनों का आप प्लस करेंगे तो 13 न्यूट्रिएंट आ जाएगा, जो कि हमें सॉइल से मिलता है हमारे प्लांट को। तो ये होते हैं न्यूट्रिएंट। और न्यूट्रिएंट हमें किस तरह से मिलता है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि जो न्यूट्रिएंट होते हैं वो किस फॉर्म में हमें मिल सकते हैं। तो मैन्योर जो होते हैं और फर्टिलाइजर्स, ये 2 टाइप्स के होते हैं जो कि हमें हमारे प्लांट को क्या करते हैं, न्यूट्रिएंट का सप्लाई देते हैं। तो ये हम देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको यहाँ तक कोई भी डाउट या फिर कन्फ्यूजन होता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।